Hello everyone, welcome to Mahara classes. I am Shiva Mishra, your sociology educator. So everyone, जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा, हमारा सोशियोलॉजी का नेट 2024 दिसंबर के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। हमारी ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है। आज हम इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, आज हमारी सेकंड क्लास है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस क्लास में हम समझेंगे कि सोशियोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन इमर्ज कब हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजंस थे उसके पीछे। सबसे पहले ये मैंने इस पेज में आपको एक क्रोनोलॉजी दी हुई है। ये आपका एक समरी टाइप का समझ लीजिए कि कब कब कौन से इवेंट्स हुए, कौन सा इवेंट किसके बाद हुआ। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, इसका टाइमलाइन पूरा, टाइम पीरियड पूरा। सबसे पहले हमारा आता है द डार्क एजेस। 5th सेंचुरी में यूरोपियन रहने से 14 से 15 सेंचुरी। After that, Enlightenment period 17th से 18th century, Industrial Revolution 1760 से 1840, French Revolution 1789 से 1799। इसके बाद होता है राइज ऑफ सोशलिज्म। राइज ऑफ सोशलिज्म, यहाँ पे एक और चीज है कमर्शियल रेवोल्यूशन। कमर्शियल रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन हुआ था। डार्क एजेस में कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, यूरोपियन रेनेसां में लोगों में रैशनैलिटी आती है। आफ्टर दैट एनलाइटमेंट पीरियड को साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। यहाँ पे साइंस का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मास प्रोडक्शन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेमोक्रेसी, फ्यूडल स्टेट को हटा के, ठीक है। तो ये आपको मैंने एक ब्रॉड व्यू दिया है अच्छे से कि क्या क्या चीजें कब हुई थी। इसके बाद एक फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये रिवीजन के लिए एक्चुअली बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द डार्क एजेस, जैसे कि हमने देखा 5th सेंचुरी में। 5th सेंचुरी में डार्क एजेस में क्या था? डार्क एजेस जो था 5th सेंचुरी में, रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद डार्क एजेस स्टार्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ है वो यूरोप में स्टार्ट हुआ है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यूरोप की कंट्रीज में सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ। तो डार्क एजेस में क्या था, यूरोप में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई भी लिटरेचर डेवलप नहीं हो रहा था। जो ट्रेडिशन कल्चर था उस वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गए थे, कुछ भी उसमें भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा था, मतलब उस एज में यूरोप में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। लोगों में बिल्कुल भी रैशनैलिटी नहीं थी। लॉजिकली सोचते नहीं थे कुछ भी करने से पहले। जो चर्च बोलता था, जो रिलीजन बोलता था वो करते थे, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे जो रिलीजन था वो सबसे प्राइम प्लेस होल्ड करता था। इसके बाद धीरे धीरे थोड़े से चेंजेस आए, रेनेसे आया तो थोड़ी सी मॉडर्निटी आई। स्टार्ट हुआ रेनेसे में मॉडर्निटी का आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब चेंजेस हुए, लोगों में थोड़ी सी रैशनैलिटी आई, तो मतलब धीरे 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 करके बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि कुछ सोसाइटी में वहाँ पे यूरोप में सोशल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, ठीक है। इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस। तो सबसे पहले इकोनॉमिक चेंजेस, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उससे इंडस्ट्रियल सोसाइटी का राइज हुआ। मिडिल क्लास हुई। पहले हमारी क्या थी कि या तो पुअर थे या तो रिच थे, लेकिन फिर बीच में मिडिल क्लास भी पावर में आई, ठीक है। उसके बाद सेक्युलरिज्म आया। सेक्युलरिज्म क्या होता है? इससे पहले क्या होता था कि जो रिलीजन है वो हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में था। यूरोप में सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उसका इन्वॉल्वमेंट जो था रिलीजन का हर एक एस्पेक्ट में था। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्निटी आई, रैशनैलिटी आई, उसके साथ सेक्युलरिज्म आया। रिलीजन का एक पर्सनल प्लेस हो गया, वो हमारी लाइफ के हर एक चीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता था। वो बस लोग अपने तक रखते थे कि वो भगवान को प्रे करेंगे, लेकिन सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इसमें उसका इन्वॉल्वमेंट खत्म होने लगा। उसके बाद आता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्यों हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो लोग
और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ तो उससे अर्बनाइजेशन हुआ। आफ्टर दैट इकोनॉमिक चेंजेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, न्यू मार्केट फोर्सेस आई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कैपिटलिज्म आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट पॉलिटिकल चेंजेस, इसमें पॉलिटिकल चेंजेस तो इसमें वेट अ सेकंड, इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं पॉलिटिकल चेंजेस में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो आया था फ्रांस में, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। ये चीजों की मांग की गई थी, ये मोटो था उसका। लिबर्टी मतलब आजादी चाहिए थी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, इक्वालिटी मतलब समानता सबके बीच में। ये चेंजेस हुए उस समय। फिर जब कुछ चेंजेस होते हैं सोसाइटी में तो उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे सोशल चेंजेस जो हुए थे उसके साथ और चैलेंजेस आए थे, जैसे न्यू फेस ऑफ पॉवर्टी, नई तरीके की पॉवर्टी आई थी। न्यूक्लियर फैमिली आई थी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, फिर जैसे जैसे लोग अर्बनाइजेशन हुआ, लोग सिटी मूव करने लगे, मास प्रोडक्शन होने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, तो लोग सिटी में मूव करने लगे काम के लिए, तो अपने साथ फैमिली नहीं लेके जाते थे, वहीं पे उनकी न्यू फैमिली बनती थी। तो इसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली चालू हुई। इकोनॉमिक चेंजेस में नई तरीके के क्राइम आए, पुअर लिविंग कंडीशंस। फिर पॉलिटिकल चेंजेस में डेमोक्रेसी आ गई थी, लेकिन उसके बाद तुरंत में थोड़ी सा केओस और अनसर्टिनिटी जो रहते ही है। तो सोसाइटी में यूरोप में उस समय जो भी चेंजेस हो रहे थे, तो उस समय के जो थिंकर्स थे उनको चीजें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनको हर एक चीज का आंसर चाहिए था, एक सिस्टमैटिक वे में उनको समझना था। तो इसी वजह से उन्होंने सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन सोशियोलॉजी को एज अ डिसिप्लिन सोशियोलॉजी का एज अ डिसिप्लिन लाए वो लोग। इमरजेंस हुआ क्योंकि जब सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन आए तो हर चीज सिस्टमैटिक वे में वो लोग समझने लगे, थ्योरीज बनाने लगे, पढ़ने लगे। तो ये एक ब्रॉडली मैंने बताया कि कैसे क्या क्या चीजें हुई और किस वजह से सोशियोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन इमर्ज हुआ। उसके बाद अब हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले दी डार्क एजेस। डार्क एजेस डार्क एजेस में क्या हुआ था? The period in European history is between the fall of Roman Empire in 15th century and arrival of Renaissance. ये जो पीरियड था, ये रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद और रेनेसां जो 15th सेंचुरी में था उसके बीच का पीरियड था। मतलब रोमन एम्पायर फॉल हुआ, उसके बाद डार्क एजेस आया और उसके बाद फिर उससे निकलने के लिए रेनेसां आया 15th सेंचुरी में। ठीक है। तो ये जो पीरियड था इसमें एक्सट्रीम, ये जो पीरियड था इसमें बिल्कुल भी लिटरेली एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, लिटरेचर डेवलप नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया ट्रेडिशन, हिस्ट्री सब कुछ डिक्लाइन में था, डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा था, कल्चरल अचीवमेंट्स कुछ भी नहीं थे, आर्किटेक्चरल मतलब ओवरऑल जो था सोसाइटी में सब कुछ बंद सा हो गया था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। इससे निकलने के लिए रहने से आया, लोगों में थोड़ी सी रैशनैलिटी आई, लॉजिकली सोचने लगे तो रहने से आया। रहने से एक कल्चरल मूवमेंट था। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, साइंटिफिक मॉडर्निटी का आना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 14th सेंचुरी के आसपास हुआ था। ठीक है। तो इसमें इस टाइम पे क्या हुआ था कि सोशियोलॉजी को मतलब लोगों ने ह्यूमैनिज्म के बारे में सोचना चालू कर दिया था। लोग इम्पोर्टेंट है, लोग भी इम्पोर्टेंट है, इट पुट मैन एंड ह्यूमैनिज्म एट द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। उसके बाद जो आर्ट्स एंड लिटरेचर है उसमें भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा, लोगों ने चालू कर दिया। इसकी वजह से जो सोशियोलॉजिकल थॉट्स थे वो भी आने लगे थे।
मतलब सोशियोलॉजी का एज अ इमर्ज होने के बारे में सोचने लगे थे, क्वेश्चंस बहुत सारे आने लगे थे। तो सबसे पहले डार्क एजेस आया था, जिसमें भी आर्ट एंड लिटरेचर जो भी चीजें थी, डेमोग्राफी, सब कुछ डिक्लाइन में चल रहा था। फिर रेनेसे आया, कल्चरल मूवमेंट था, जो धीरे 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 लोगों में रैशनैलिटी आना चालू हुआ और चीजों का डेवलपमेंट चालू हुआ। उसके बाद आता है एनलाइटमेंट पीरियड। एनलाइटमेंट पीरियड को पढ़ने से पहले हम एक बार और थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझ लेते हैं क्या हुआ था। The roots of the ideas developed by the early sociologists are grounded in the social condition. उस समय जो यूरोप में जो भी सोशल कंडीशंस हो रही थी, उसके तहत जो भी चीजें, जो सोशियोलॉजिस्ट के दिमाग में जो भी चीजें आई दिमाग में, वो सब क्यों इसलिए आई क्योंकि यूरोप में उस समय जो भी कंडीशंस थी, जो भी सिचुएशंस चल रही थी, जो भी जो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ एज अ डिसिप्लिन, वो यूरोपियन हिस्ट्री में हम देख सकते हैं। ठीक है। अ रेडिकल चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल किंग थिंकिंग ऑफ फ्यूडल यूरोप। पहले क्या था कि जो यूरोप में जो फ्रेंच सोसाइटी थी, वहां पे फ्यूडल स्टेट्स थे, मोनार्की थी, लेकिन उसके बाद धीरे 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 डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। ठीक है। उसके बाद लोगों को नया सोचने का नजरिया उनके पास आया, नई तरीके की उनकी थिंकिंग आई। ह्यूमन बीइंग आर, इसमें किया गया, द ह्यूमन बीइंग्स आर एसेंशियली रैशनल, ह्यूमन बीइंग्स रैशनल है, एंड दैट अ सोसाइटी बिल्ट ऑन रैशनल प्रिंसिपल विल मेक ह्यूमन रियलाइज देयर इनफिनाइट पोटेंशियल। ये समझ आया लोगों की जो ह्यूमन बीइंग्स है वो भी सोच सकते हैं। इससे पहले क्या था कि वो सोचते ही नहीं थे, जो बोला जाता था वो सीधा करते थे चर्च के द्वारा। लेकिन अब क्या थे, उनको रैशनैलिटी का रियलाइजेशन हुआ, उनको अपने इसके इसके थ्रू उनको अपने पोटेंशियल समझ आए कि वो क्या क्या कर सकते थे अभी तक। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि उनको ये सब चीजें रियलाइज हुई, तो हमारी वर्ल्ड में कितना डेवलपमेंट हुआ है, साइंस में कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है। तो ये उसके बाद लेकिन क्या उस समय क्या कंडीशंस थी, हम थोड़ा सा वो समझते हैं कि जो हमारा पुराना यूरोप था वो कैसा था। पुराना यूरोप जो हमारा था, ट्रेडिशनल था। ओल्ड यूरोप वाज ट्रेडिशनल। जो लैंड था वो सेंट्रल था इकोनॉमिक एक्टिविटी में। उस समय जो जो हमारी क्लासेस थी वो क्लियरली डिमार्केटेड थी, डिवाइडेड थी। अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास तो उस समय तक आई भी नहीं थी। सब कुछ क्लियरली डिमार्केटेड था। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलीजन फॉर्म द कॉर्नर स्टोन ऑफ सोसाइटी। उस समय रिलीजन जो था सबसे इम्पोर्टेंट था सोसाइटी के लिए। हर चीजें जो रिलीजन, जो चर्च बोलता है, लोग वो करते थे बिना सोचे समझे। जो रिलीजियस हेड्स थे वो डिसाइड करते थे कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने अगर बोल दिया कि किसी का मर्डर करना सही है, मतलब वो सही है। उन्होंने किसी भी चीज को अच्छा बोला तो वो अच्छा, बुरा बोला तो वो बुरा। लोग सोचते भी नहीं थे कि क्या ये गलत हो सकता है, क्या जो हम कर रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए रिलीजन सबसे ज्यादा प्राइम था। मोनार्की थी उस समय सोसाइटी में, किंग का रूल होता था। किंग को लोग समझते थे कि डिवाइन है, भगवान ने, गॉड ने किंग को रूल करने के लिए भेजा है अपने पीपल को। उसके बाद ये सब जो चीजें थी, कंडीशंस थी उस समय ओल्ड यूरोप में, डार्क एजेस के टाइम पे, जिससे निकलने के लिए दो रेवोल्यूशन हुए थे। एक तो एनलाइटमेंट पीरियड था, उसके बाद भी फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिन्होंने हर एक लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को चैलेंज किया। यूरोप में जो भी चीजें हो रही थी, हर एक चीज जो भी हो रही थी उसके बारे में सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा था। जो ओल्ड क्लासेस थी वो ओवरथ्रो होने लगी, नई क्लासेस इमर्ज हुई, जैसा कि मैंने बताया मिडिल क्लास। जो रिलीजन था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, रिलीजन को क्वेश्चन किया गया। इससे पहले रिलीजन ही सब कुछ था, लेकिन अब रिलीजन पे भी क्वेश्चंस उठने लगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है इतनी जितनी हम लोग इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे ऐसे करते करते फाइनली मोनार्की ओवरथ्रो हुई और हमारी जो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई। ठीक है। उसके बाद हम फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम
थोड़ा सा रेनेसां पीरियड और कमर्शियल रेवोल्यूशन के बारे में समझते हैं, कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन हुआ, तो उसकी वजह से भी चीज़ें और डेवलपमेंट और थोड़ी सी बढ़ी। तो revolution and the scientific revolution which took place in Europe between the 14th century and 18th century. It was during the two revolution in Europe covered by popularly known as Renaissance period. जब मैंने बताया रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, म्यूजिक, ये सब साइंस का, इन सब चीज़ों का रिवाइवल हुआ रेनेसां पीरियड में, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। उसके बाद आता है हमारा कमर्शियल रेवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमर्शियल रेवोल्यूशन में मेनली क्या हुआ? ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, बहुत सारी जो कंट्रीज थी, पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड जो थी, उन्होंने मिलके ट्रेड एंड कॉमर्स पे थोड़ा ध्यान दिया और उसकी वजह से एक्सपेंशन हुआ। तो these events signaled to a shift from largely subsistence and stagnant economy of medieval Europe to a more dynamic and worldwide system. इससे पहले क्या होता था? जो इकोनॉमी थी वो बस अपने लिए होती थी, मतलब हम जो भी चीज़ें जैसे कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो भी बस अपने लिए, कि हम हमारे लिए पूरा हो जाए, हमको उसका ट्रेड नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे लोगों के दिमाग में आया कि हम इतना डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हम खुद के लिए भी रखें और हम उसका ट्रेड भी कर सकते हैं, उसको बेच सके इंटरनेशनली, नेशनली। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन सिग्निफाइड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जैसे कि मैंने बताया। ये 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चालू हुआ। ठीक है, उसके बाद कंट्रीज याद रखनी है, पोर्टुगल, स्पेन, हॉलैंड और इंग्लैंड की जो कंट्रीज थी, उन्होंने इसको कमर्शियल रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। उसके बाद कमर्शियल रेवोल्यूशन में और क्या हुआ? कमर्शियल रेवोल्यूशन में एक जो यूरोप की कंट्रीज थी, उन्होंने इंडिया और चाइना, जो ईस्टर्न कंट्रीज थी, वहां पे भी उन लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया, उनको रूट पता चला, तो ईस्टर्न कंट्रीज से स्टार्ट हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उनको इंडिया जाना था, तो उस जाते जाते उन्होंने अमेरिका का डिस्कवरी किया। ठीक है, और एक और चीज़ हुई बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स था तो हमारी एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग। इसके पहले इंडिया और चाइना, ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड स्टार्ट हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवरी किया। ठीक है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी ये। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स अगर एक्सपेंड हो रहा है तो उसके साथ बैंकिंग का ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है, और वो होता ही है। और ये सब चीज़ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो एक्सपेंशन हो रहा था, इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जब कोई चीज़ हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, रेगुलेशन करने के लिए कंपनीज होनी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हुई, ये कमर्शियल रेवोल्यूशन में हुई। उसके बाद राइज ऑफ न्यू क्लास। As hinted at earlier in this section, one of the most distinctive characteristic of this period was the rise of middle class in power. ठीक है, यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ। The impact of scientific revolution was crucial in changing, जो मटेरियल लाइफ थी वो चेंज हुई, लोगों का सोचने का नजरिया, सोसाइटी, सब कुछ, हर चीज में चेंज हुआ। इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, हर चीज में बहुत, मतलब जो पहले की जो थिंकिंग प्रोसेस था, जो अभी का था, उसमें बिल्कुल ही चेंज आ चुका है। बिल्कुल सब लोग अच्छे से रैशनली सोचने लगे थे। रेनेसां पीरियड था, पीरियड सॉ द बिगनिंग ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मतलब एनलाइटमेंट पीरियड, ये आपको याद रखना है। इट मार्क्ड इन डिस्क्रिप्शन एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड क्रिटिसिज्म इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, उन्होंने जो पास्ट ओल्ड अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया, रिलीजन को चैलेंज किया, तो ये सब चीजें हुई। रेवोल्यूशन जो भी हुए थे, क्योंकि जब एनलाइटमेंट पीरियड आया तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसको साइंटिफिक रेवोल्यूशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय जो हमारा साइंस था उसमें भी इतना सारा डेवलपमेंट हुआ,
बहुत सारे नए लॉज जैसे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, उसकी खोज हुई, उसका इन्वेंशन हुआ। और बहुत सारे डार्विनियन प्रिंसिपल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम जो देखते हैं, उन्होंने बुक भी लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पेशीज की बुक भी लिखी। केपलर्स लॉ जो प्लेनेटरी मूवमेंट के लिए था। ऐसे कर करके बहुत सारी, जैसे सर आइजक न्यूटन, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो आए और बहुत सारे इन्वेंशन हुआ। इसलिए इस पीरियड को साइंटिफिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसको अच्छे से पढ़ते हैं। कॉपरनिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जियोसेंट्रिक थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले क्या माना जाता था कि अर्थ हमारे सेंटर में और सन उसके अराउंड रिवॉल्व होता है, लेकिन उसके बाद चेंजेस आया कि सन सेंटर में और हम अर्थ के अराउंड, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, रोटेट होता है। तो वर्क ऑफ फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन लाइक गैलीलियो गैलीली, जॉन केपलर, सर आइजैक न्यूटन, ये सब चीजें, मतलब साइंस में पूरे एक रेवोल्यूशन आया। बहुत सारी चीजें, और ओल्ड आइडियाज वर चैलेंज एंड ऑल्टरनेटिव्स वर सजेस्टेड। और बायो में हम देखते हैं चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेशीज बुक लिखी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा कि किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा, जो फेमस जो लॉज हैं, फेमस थ्योरीज हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे जियोसेंट्रिक थ्योरी है, केपलर्स थ्योरी है, आइजैक न्यूटन सर ने जो भी चीजें की, वो सब आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो डार्विन की थ्योरी थी। फिर आपने हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से इन्फ्लुएंस होके, हर्बर्ट स्पेंसर ने एक लॉ दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसा आपको गूगल में मिलेगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो डार्विन की थ्योरी है, लेकिन नहीं, ये हर्बर्ट स्पेंसर ने दी है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर्बर्ट स्पेंसर का लॉ है। मतलब इसका मतलब है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब हमारे जो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, इसके लिए लोग फाइट करेंगे, और जो सबसे फिट होगा, जो सबसे ज्यादा उसको डिजर्व करता होगा, वो जीतेगा और वो सरवाइव करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में 1716 से 1716 में इंग्लैंड में चालू हुआ, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इस समय पे क्या होता था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता था, जो हमारा प्रोडक्शन होता था पहले डोमेस्टिक लेवल पे होता था, जैसे मैंने बताया, बस अपने नीड्स फुलफिल करने के लिए होता था। उसको लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन नहीं होता था। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद मास प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, गुड्स का, विथ इंक्रीज डिमांड्स बढ़ने लगी, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। इसके पहले क्या होता था, क्लोथ्स, फूड, सब कुछ हमारा डोमेस्टिक लेवल पे होता था। दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्टेड डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। लेकिन 1760 से 18 के पहले बहुत सारी हमारी न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप हुई। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, मास प्रोडक्शन हुआ, बहुत सारे नई तरीके की टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप हुई, जिससे फैक्ट्री सिस्टम आया। क्योंकि हम फैक्ट्री सिस्टम कर रहे हैं, तो हमारी न्यू मशीन्स आनी चाहिए, उससे भी थोड़ा सा जो आप काम कर रहे हैं वो ईजी होता है। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, टूल्स एंड टेक्निक्स, मास प्रोडक्शन, ये सब जो की पॉइंट्स हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, और इसका टाइम पीरियड आपको ये याद रखना है। Thus a change in economy from feudal to कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आई। ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास का इमरजेंस हुआ, जिससे न्यू सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आया। और कुछ जो एग्जांपल देख लेते हैं, जो न्यू टूल्स जो इन्वेंट हुए, स्पिनिंग जेनी 1767 में इसका इन्वेंशन हुआ था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था, इंग्लिश वीवर थे। इसके बाद आर्कराइट इन्वेंटेड, उन्होंने एक और टूल डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं आर्कराइट्स वाटर फ्रेम। ऐसे करते करते बहुत सारे, जैसे इन्वेंशन कॉल द म्यूल, सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था 1779 में। ऐसे थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए थे उस समय, वो आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, ज्यादा नहीं, पर जैसे स्पिनिंग जेनी का हुआ, आर्कराइट्स वाटर फ्रेम हुआ, कब हुआ, और
अगर नाम याद होता है तो ठीक है, बट जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद करके रखने हैं। ठीक है। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स का इन्वेंशन हुआ, फैक्ट्री सिस्टम आया, और फाइनली कैपिटलिस्ट सिस्टम आया और न्यू क्लास इमर्ज हुई, कैपिटलिस्ट क्लास। तो हमको हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या याद रखना है? मास प्रोडक्शन, सिस्टम, उसके बाद एक कैपिटलिस्ट क्लास आई। ये तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है अच्छे से। उसके बाद आता है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो 1789 में स्टार्ट हुआ। इससे पहले जो भी हमारा जो स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम इक्वेलिटी के लिए, इसको इसने एक नया मोड़ दिया, पूरा चेंज हो गया, क्योंकि जो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई उसकी वजह से जो भी स्ट्रगल चल रहे थे वो खत्म हुए, एक नया ऑर्डर आया सोसाइटी में। इससे पहले क्या था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो स्टेट्स में डिवाइडेड थी। जो तीन स्टेट्स में डिवाइडेड थी। एक था, पहला था क्लर्जी, नोबिलिटी, आफ्टर दैट अदर्स, इसमें आते हैं पीजेंट, मर्चेंट्स, एटसेट्रा। ये याद रखना है, ये भी आता है कि पहले क्लर्जी था, फिर नोबिलिटी थी, फिर अदर्स थे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तीन स्टेट्स में डिवाइडेड थे। द फर्स्ट स्टेट वर्ड क्लर्जी, चर्च, ये भी डिवाइडेड थे, हायर क्लर्जी, उसके बाद लोअर क्लर्जी। ठीक है। इसके बाद आती, ये फर्स्ट स्टेट था आपका। सेकेंड स्टेट जो था वो नोबिलिटी थे। दो टाइप ऑफ नोबिलिटी थे, नोबल्स ऑफ स्वॉर्ड एंड नोबल्स ऑफ रॉब। ये भी याद रखना है आपको, ये डिवीजन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेट था, उसमें जो बचे हुए लोग आते हैं वहाँ सोसाइटी के, जैसे कि पीजेंट्स थे, मर्चेंट्स थे, आर्टिशंस थे, बाकी जो लोग थे वो थे। तो सबसे पहले जो आता है हमारा टॉप में, जो पहला जो स्टेट है वो क्लर्जी, मतलब चर्च। उसके बाद आता है नोबिलिटी, उसके बाद आता है थर्ड स्टेट पीजेंट। तो ये जो डिवीजन था ये पावर के हिसाब से भी डिवाइडेड था। सबसे ज्यादा पावरफुल क्लर्जी थे सोसाइटी में, सबसे ज्यादा जो अच्छी पोजीशन थी वो क्लर्जी की थी। देन कम्स द नोबिलिटी, देन कम्स द पीजेंट, मर्चेंट्स एंड एक्सेट्रा। बिटवीन द कंडीशन पीजेंट बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जैसे कि मैंने बताया, जो कंडीशंस थी पीजेंट्स की और क्लर्जी और नोबिलिटी की, बहुत ज़्यादा, मतलब ये बहुत रिच थे, इनकी कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिक कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस समय पे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब जैसा कि मैंने बताया, ये सब क्यों हुआ, क्योंकि रैशनैलिटी का जन्म हुआ हमारी सोसाइटी, यूरोपियन सोसाइटी में रैशनैलिटी का, रैशनलिज्म का जन्म हुआ। तो बहुत सारे जो मेजर फिलोसोफर्स थे, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, लॉके, रूसो, इनकी वजह से भी, इन लोगों ने कुछ बुक्स लिखी, कुछ थ्योरीज दी, जिनकी वजह से भी लोगों ने और सोचना चालू किया। इन्होंने, क्योंकि ये हमारा जो रेवोल्यूशन, हम जिसको बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें जो बहुत अच्छे चेंजेस आए, जैसे कि डेमोक्रेसी में आने के बाद, जैसे कि लोके ने 3 लॉ दिए थे, मतलब 3 राइट्स दिए थे, राइट टू प्रॉपर्टी, पर्सनल फ्रीडम, राइट टू लिव।
ये आप एक तरीके से देखिए, ये बेसिक है किसी भी इंसान के लिए। ये बेसिक राइट है कि राइट टू लिव, जीने की, राइट टू प्रॉपर्टी। कहाँ पे रहेगा इंसान को प्रॉपर्टी चाहिए, राइट टू पर्सनल फ्रीडम, जो भी उनको करना है उसके लिए उनको फ्रीडम चाहिए। फिर मोंटेस्क्यू की जो बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, ये आपको याद रखना है कि मोंटेस्क्यू की कौन सी बुक थी। क्वेश्चन आता है ऐसे, स्पिरिट ऑफ लॉ। उसमें उन्होंने बताया कि जो भी हमारी जैसे कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल है, ये सारी जो अथॉरिटीज है ये किसी एक हैंड में नहीं, एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, एक प्लेस में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग इंडिविजुअल को ये जो पावर्स है ये बांटनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक इंडिविजुअल ये सारी पावर्स रखेगा तो काम अच्छे से नहीं होगा। अगर अलग अलग लोग करेंगे तो और अच्छे से काम होगा। तो सोचिए उस टाइम पे भी मोंटेस्क्यू ने ये उनके पास ये थिंकिंग थी, जिसकी वजह से भी लोगों ने सोचना चालू किया। लोगों ने जो आपको राइट्स दिए 3 टाइप के, उसकी वजह से भी लोगों को समझ आया कि हाँ ये हम, इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि हाँ हमारे राइट्स क्या, हमको क्या जरूरत है सोसाइटी में। लेकिन इनकी वजह से भी लोगों ने सोचना चालू किया, अच्छा कि हमको ये हमारा बेसिक राइट होना चाहिए कि राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी लॉजिकली सोचने लगे। उसके बाद आते हैं रूसो, इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। इनके इनके हिसाब से जो हमारा, हमको जो रूल करेगा, जैसे हम पॉपुलेशन, हम जो पीपल हैं उनको जो रूल करेगा वो हमारी द्वारा चुना जाना चाहिए। हम ही लोग सेलेक्ट करेंगे हु विल रूल अस, ठीक है। तो जो हमारा जो सॉवरेन है, राइट टू चूज देयर सॉवरेन। उनका कहना था कि जो लोग हैं वो सबसे अच्छे से जब डेवलप करेंगे जब वो जो उनकी जो गवर्नमेंट होगी वो उनके द्वारा चूज की गई होगी। डेवलप देयर पर्सनैलिटी बेस्ट अंडर ए गवर्नमेंट विच इज देयर ओन चॉइस। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके, राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पर्सनल फ्रीडम। राइट टू पर्सनल फ्रीडम। उसके बाद मोंटेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ, और रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कैसे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई, क्या क्या, कौन कौन से थिंकर्स ने कौन कौन सी चीज़ें की, ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज दी जिसकी वजह से लोगों में रैशनैलिटी है, लोग रैशनल थिंकिंग सोचने लगे, लॉजिकली सोचने लगे। और क्या स्टेट्स थे, क्या उनका डिवीजन था, जैसे क्लर्जी, नोबिलिटी, अदर्स। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। तो ये जो था ओवरऑल हमारा सोशियोलॉजी के इमर्जेंस की पूरी क्लास थी, कि ये सब जो चीज़ें हुई इसकी वजह से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि ये जो इतनी सारी जो चेंजेस हो रहे थे, इनके जो क्वेश्चंस के आंसर थे वो देने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी ऐसा डिसिप्लिन एस्टेब्लिश हुआ। तो ये जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको, ये जो सबसे पहले क्रोनोलॉजी दी थी, आप इसके थ्रू भी जब आप पूरा एक बार अच्छे से इमरजेंस का टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप ये क्रोनोलॉजी लेके बैठिएगा, और उसके बाद एक एक पॉइंट को पढ़ते पढ़ते, जैसे कि आप डार्क एजेस, तो फिर सोचना डार्क एजेस में क्या क्या हुआ था, उसको एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूरोपियन रहने से हुआ तो उसमें क्या क्या हुआ था डार्क एजेस में, जैसे कि लिटरेचर आर्ट का डेवलपमेंट खत्म था, कुछ भी डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा था, फिर यूरोपियन रहने से आया।
उसमें कैसे स्टार्टिंग हुई साइंटिफिक रेवोल्यूशन की, कैसे कैसे लोगों में रैशनैलिटी आना चालू हुई। फिर कमर्शियल रेवोल्यूशन में कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी डेवलपमेंट आई। एनलाइटमेंट पीरियड पूरी तरीके से साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ। कौन कौन से जो हमारे फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन कौन सी न्यू थ्योरीज दी, जिससे हमारा जो साइंस है उसमें भी डेवलपमेंट आया। जियोसेंट्रिक थ्योरी जो थी, ग्रेविटी जो थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थी, वो सब चीज़ें। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया, उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई, क्या क्या उसके मेन पॉइंट थे, और क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप हुई, कैसे फैक्ट्री प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में उस समय फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, कैसे स्टेट्स में डिवाइडेड थी, और उस समय जो थिंकर्स थे जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन इन लोगों ने कौन सी थ्योरीज थी जिसकी वजह से लोग सोचने लगे, और उन लोगों ने डेमोक्रेसी को बहुत प्राइम जगह दी अपनी लाइफ में। तो ऐसे करते करते आपको ये सब चीज़ें अच्छे से इस एक क्रोनोलॉजी का ये आप देख लेंगे, तो इससे आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इमर्जेंस का टॉपिक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी फाउंडिंग फादर्स की रहेगी। फाउंडिंग फादर की रहेगी। जो नेक्स्ट हम जिनसे स्टार्ट करेंगे वो ऑगस्ट कॉम्ट है। उसके बाद हमारे आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे जॉर्ज जिमन। तो ये जो मेन तीन है, इनके अलावा भी ये विल्फ्रेडो पेरेटो है, थॉस्टिन वेबलिन भी हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में। तो ये जो आप मैंने 2 क्लासेस की है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये आप अच्छे से देखिए, समझिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है फाउंडिंग फादर की, वो देखिएगा। तो और जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आपको समझ ना आया हो, प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको रिजॉल्व करेंगे, आपके जितने भी डाउट्स हैं, और जो भी कुछ भी सजेशंस हैं आपको क्रैश कोर्स को लेके, वो भी दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।